Good morning, class. Today I'll start with the third activity in cash flow statement. The activity is financing activity. This is the only activity जो हमारी left over है. So इस activity में आपके जो rest of the things बची हैं balance sheet में से means your share capital and the long term borrowings they are to be recorded. So if we issue shares or debentures तो आपके पास cash का होगा inflow. इफ़ यू मेक द रीपेमेंट ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, या ये कहेंगे हम कि अगर हम शेयर्स और डिबेंचर्स की रिडम्पशन करेंगे तो कैश का होगा आउटफ्लो. इफ़ यू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक कैश इज इनफ्लो. इफ़ यू रीपे द लोन ऑफ दैट बैंक तो कैश का होगा आउटफ्लो. अब था हमारा इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड जो हमने किया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में. अबाउट द पेमेंट्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड दे आर टू बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटी एज outflow of cash. So this is about the financing activity. So look at one question. This is illustration number 28. So these are the three things 2018 और 17 और 18 2 years दिए हैं और ये आपके पास कुछ adjustments और additional informations हैं. So I'll start with the first one. अब आपकी ऑब्वियसली कोई भी चीज़ अगर इंक्रीज़ होगी तो हमने उसको इशू किया, और अगर वो डिक्रीज़ होगी तो हमने उसकी रिडम्पशन की है. एज यू कैन सी इन द शेयर कैपिटल, पिछले साल शेयर्स थे 6 लाख के, अब हो गए हैं 8 लाख के. इट मीन्स आपने शेयर्स क्या किए हैं, इशू किए हैं. अगर आप शेयर्स को इशू करोगे तो आपके पास पैसा आएगा. सो वी हैव टू प्रिपेयर दिस इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटी. 28th question. So some adjustments are there related to these issues. The first one is equity shares were issued at a premium of 15%. प्रीमियम का मतलब होता है शेयर प्राइस इंक्रीज़ होना. तो अगर आपके शेयर्स प्रीमियम पर इशू होते हैं तो आपकी जो शेयर प्राइस होती है उसमें इंक्रीज़ हो जाएगा. मतलब आपने जो 2 लाख के इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं वो 15% के एक्स्ट्रा पर इशू किए हैं. इट मीन्स जो आपके शेयर्स इशू हैं उसको करने से हमें 30,000 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ. नेक्स्ट वी हैव द 12% शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं हम उनको रिडीम कर रहे हैं. रिडम्पशन का मतलब होता है उनका पैसा वापस करना. अगर आप किसी का पैसा वापस करोगे तो वो आपके लिए आउटफ्लो होगा. तो जो हमने 12% प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा वापस दिया है वो भी हमने 5% का एक्स्ट्रा रिटर्न किया है. डिबेंचर्स वर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 1%. डिस्काउंट है तो ऑब्वियसली ये हमारा माइनस होगा. 1% से डिस्काउंट पर इशू किया डिबेंचर्स को. डिविडेंड पेड है प्रेफरेंस शेयर्स पर 24,000. इंटरेस्ट पेड इज़ 14,000. अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ इक्विटी शेयर्स कि जो इक्विटी शेयर्स इशू किए थे उनको बेचने के लिए हमने कुछ लोगों को अपॉइंट किया. दे आर कॉल्ड द अंडर राइटर्स. और उनको हमने उनकी सर्विसेज के लिए कमीशन पे किया 10,000 रुपीज़ का. सो ये मेरा एक्सपेंस है. तो जितने के मैंने शेयर्स इशू किए हैं उसमें से ये रिड्यूस हो जाएगा. प्रपोज डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर 18 एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इज मैंशन. ये मैं आपको आगे बताऊंगी. सो फर्स्टली आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स. वी इशू इक्विटी शेयर्स. यू हैव टू टेक द डिफरेंस. पिछले साल थे 6 लाख, एज आई सेड नाउ इट इज़ ऑफ 8 लाख. तो हमने इशू कितने किए, 2 लाख के. 15% के प्रीमियम पर मीन्स 30,000 आपको एक्स्ट्रा मिला. और इनको बेचने के लिए आपने अंडर राइटर्स को 10,000 का कमीशन दिया. सो अल्टीमेटली मुझे कितना इनफ्लो हुआ शेयर्स इशू करने से, 2,20,000. नेक्स्ट वी हैव द प्रेफरेंस शेयर्स. अब देखिए 2017 में 2 लाख थे, 18 में नहीं है. इसका मतलब हमने इनका पैसा रिटर्न किया है. और ये जो पैसा रिटर्न किया वो हमने 5% के प्रीमियम पर किया. तो वी हैव टू राइट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर से 5% एक्स्ट्रा दिया, 10,000 एक्स्ट्रा दिया. मीन्स हमने पैसा कितना दिया, 2,10,000. दिस इज ए आउटफ्लो ऑफ कैश. नेक्स्ट वी हैव 14% डिबेंचर्स इशूड एट 1% डिस्काउंट. डिबेंचर्स पिछले साल नहीं थे, अब हमने 1 लाख के इशू किए 1% के डिस्काउंट पर. तो अगर आप डिबेंचर्स को इशू करोगे तो कैश का होगा इनफ्लो. डिबेंचर्स इशूड 1 लाख रुपीज़ के, 1% का डिस्काउंट है मीन्स इट इज़ 1,000. तो कैश का इनफ्लो हुआ 99,000 रुपीज़ का. These things are over here. Next we have some adjustments related to dividend and interest paid. As I said, कोई भी dividend paid हो, interest paid हो, this we have to record in it. Dividend paid is an outflow. Next we have interest paid. This is also an outflow. अंडरराइटिंग कमीशन हम शो कर चुके हैं ऑलरेडी. अब आती है आपकी टर्म प्रपोज डिविडेंड. इसको ध्यान से सुनिए. प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज का मतलब होता है किसी को हमने जस्ट अभी ऑफर किया है.
अभी फाइनली पे नहीं किया। तो वन थिंग है, अगर मैं कोई भी डिविडेंड 2018 में प्रपोज कर रही हूँ तो ऑब्वियसली उसको 2019 में ही पे ऑफ करूँगी, और अगर मैंने 2017 में उसको प्रपोज किया था तो 2018 में पे किया होगा। तो हम प्रपोजल को नेक्स्ट ईयर पे ऑफ कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास दो डिविडेंड हैं, प्रपोज डिविडेंड ऑफ 2018 साल के आखिरी दिन आप ये डिविडेंड ऑफर कर रहे हो शेयर होल्डर्स को, तो ऑब्वियस है ये डिविडेंड आप इस साल नहीं नेक्स्ट ईयर पे करोगे। तो करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होता। नाउ अबाउट द प्रपोज डिविडेंड ऑफ 2017, अभी 2017 में हमने ऑफर किया था, अब 18 है हमारा एंड, तो 18 में हम उसको पे कर चुके होंगे या पे करेंगे। सो वी हैव टू शो proposed dividend of 2017 as an outflow of cash. So that's all about all the terms. 19,000 ये आपका नेगेटिव में है. So we have cash used from financing activity. This is in the negative. Look at one more question. Look at 29. From the following extract the balance sheet. This is the information. You have to prepare the operating and the financing activity here. First we have equity share capital, then हमारे पास है preference share capital, security premium reserves, profit and loss और 10% debentures. Additional information में हमारे पास है कि जो आपने फ्रेश शेयर्स इशू किए वो 31 मार्च 2016 को इशू किए हैं, जिसको हमने 10% के प्रीमियम पर इशू किया है। इंटरिम डिविडेंड पे किया आपने 8% से। इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है जो साल के मिड में पे किया जाता है, कभी भी। इट्स नॉट कि कोई डेट फिक्स होती है इसकी, साल के मिड में हम कभी भी पे कर सकते हैं इसको। प्रेफरेंस शेयर्स को हमने रिडीम करना है 5% के प्रीमियम पर, और जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन होगा वो चार्ज अगेंस्ट प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर्स, कि जो आपने प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा वापस करते हुए एक्स्ट्रा पैसा दिया है प्रीमियम, उस प्रीमियम को हम जो हमने शेयर्स इशू करते हुए एक्स्ट्रा पैसा चार्ज किया है उससे राइट ऑफ करेंगे। सो आई एम प्रिपेयरिंग द फाइनेंसिंग एक्टिविटी हेयर ओनली because you know how we have to prepare the first activity. So as per the financing activity we have to write firstly about the shares or debentures. As you can see equity share capital 2015 और 16 का कंपैरिजन करना है। 2015 से 16 में हमने शेयर्स कितने के इशू किए हैं, 20 से 30 हो गए, तो हमने शेयर्स इशू किए हैं 10 लाख के। इशू ऑफ शेयर्स is an inflow for you. Issue of equity shares हमने इशू किए हैं 10 लाख रुपीज़ के, प्लस दे सेट जो हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं वो हमने 10% के प्रीमियम पर इशू किए। सो 10 लाख पर 10% एक्स्ट्रा में इशू किए, मीन्स हमें इनफ्लो हुआ 11 लाख रुपीज़ का। नेक्स्ट वी हैव प्रेफरेंस शेयर्स। पिछले साल थे 2 लाख, अब है 1 लाख। इट मीन्स हमने इनकी रीपेमेंट की है। सो यू मे राइट रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर आप किसी का पैसा रीपे करोगे तो कैश का होगा आउटफ्लो। कितने की रीपेमेंट हुई है, 2 से 1 लाख हो गया, सो 1 लाख। एंड वन मोर थिंग इज़ हेयर कि जो प्रेफरेंस शेयर्स है हमने उनको 5% एक्स्ट्रा पर पैसा रिटर्न किया है। सो 1 लाख का 5% एक्स्ट्रा, 5,000 रुपीज़ हमने उनको एक्स्ट्रा पे किया। सो प्रेफरेंस शेयर्स अगर आप रिडीम करेंगे तो कैश का होगा आउटफ्लो। Next we have securities premium reserve that we already show in the equity shares. Next we have the profit and loss that is not to be recorded in the financing activity. ये हमारा operating activity में आता है। फिर आएंगे आपके 10% डिवेंचर्स। एज इट इज़ है 10 लाख थे पहले और अभी भी 10 लाख है, ना तो हमने इशू किए ना ही हमने उनको रिडीम किया। Now about the adjustment, first and third is already done. The second one is interim dividend was paid on equity share at the rate of 8%. जो डिविडेंड पे करना है हमें इक्विटी शेयर्स के ऊपर 8% से। नाउ आई सेड टू यू कि इंटरिम डिविडेंड साल के मिड में दिया जाता है, तो ऑब्वियसली ये जो आपकी स्टार्टिंग कैपिटल या आपकी ओपनिंग कैपिटल है उसके ऊपर ही शो होगा ऑलवेज। सो आपकी ओपनिंग कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल इज ऑफ रुपी 20 लैक्स, तो 20 लैक्स के ऊपर हम इंटरिम डिविडेंड 8% से पे करेंगे। सो 20 लैक्स के ऊपर 8% इज 1,60,000 is an outflow of cash. Now one more thing here. This is 10% preference shares. This 10% is the rate of dividend paid on preference shares. तो 2 लाख रुपीज़ के डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास बिगनिंग में थे। हम 2 लाख रुपीज़ के ऊपर 10% से 10% डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स पे करेंगे
2 लाख के ऊपर 10% आप पे करोगे, इट इज़ 20,000 आउटफ्लो ऑफ कैश. सो दिस इज़ अबाउट द वन मोर थिंग इज़ हेयर 10% डिबेंचर्स. 10% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के ऊपर फर्म क्या पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है. तो 10 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स के ऊपर 10% इंटरेस्ट पे करेंगे. इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 10 लाख के ऊपर 10% इट इज़ 1 लाख, अगेन एन आउटफ्लो ऑफ कैश. देन फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो. इसमें हमारा पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है, इट इज़ 7,15,000 एंड इनफ्लो ऑफ कैश. So this is about the third activity. So now all the activities are clear to you. We prepared the 3 activities: operating, investing and the financing activity. Now we will solve one full-fledged question. उस full-fledged question में हम तीनों activities को combine करेंगे about the operating, then investing and then the financing. अब आपको सिर्फ identify करना है कि कौन सी activity या कौन सी term किस activity में show होगी. So as per illustration number 32, I am preparing cash flow from operating activity. As you know, operating activity हमारी start होती है हमेशा net profit से. So you have to write firstly net profit. This is the balance sheet. ये balance sheet है, ये आपके notes हैं. Remember, हमें सारी चीज़ें notes से check out करनी है. जो balance sheet की detail है वो notes में है. Some additional information are here also. Interest paid on public deposits रुपये 9,000. 1 अप्रैल को हमने 10,000 शेयर्स इशू किए थे, 10 रुपये ईच का 6% के प्रीमियम पर. Now as you know, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सीखा था कोई भी एडजस्टमेंट होती है उसकी डबल पोस्टिंग होती है, तो हम अभी इनको साथ साथ करेंगे. So as I said कि in the operating activity firstly you have to write down the amount of net profit. So start with the detail in the notes. नोट्स में सबसे पहले आपके पास रिजर्व्स और सरप्लस 18 और 17 ईयर दिया है आपको. सिक्योरिटीज, प्रीमियम रिजर्व्स एंड द बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस. लास्ट ईयर हमारे पास प्रॉफिट था 40, नाउ इट इज 48. सो वी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपी 8,000 here. So net profit is 8,000. Now आपको याद होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम कुछ चीज़ों को ऐड करते थे. स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से. सबसे पहले है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. लास्ट ईयर नहीं था, इस साल है 6,000. सो दिस इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स रुपी 6,000. नेक्स्ट आई एम डूइंग द एडजस्टमेंट फर्स्ट. द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स. इंटरेस्ट पेड, दिस इज टू बी एड इन इट. इंटरेस्ट पेड. अब जैसे मैंने आपको बताया एक एडजस्टमेंट 2 जगह जाती है. एक तो हमने इसको यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर दिया बिकॉज दिस इज द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस फॉर अ बिजनेस, सो वी हैव टू ऐड इट बैक. सेकेंड टर्म, अब इंटरेस्ट पेड आपने 3 एक्टिविटीज़ की, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग. हमारा इंटरेस्ट पेड हमने किस एक्टिविटी में किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में. यस, सो एक हमने इसको यहाँ पर ऐड किया है, सेकेंडली हम इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस करेंगे. नेक्स्ट वन वी हैव लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. नाउ यू हैव टू कंसीडर कौन सी टर्म आपकी ऑपरेटिंग में आती है, कौन सी नहीं आती. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी. नेक्स्ट वी हैव करंट लायबिलिटीज़ को हम बाद में चेकआउट करेंगे क्योंकि हमें अभी बिफोर वर्किंग कैपिटल प्रॉफिट निकालना है. नेक्स्ट वी हैव टेंजिबल एसेट्स, दे आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन इट. देन वी हैव इंटेंजिबल एसेट्स. गुडविल है आपकी 90 से आपकी 60 हो गई. इट मीन्स दिस इज गुडविल written off as rupee 30,000. Next we have patents. 15 से 7 हो गए, तो patents also written off as rupee. The amount of patents is written off as rupee 8,000. They are to be added in it. Next we have some terms related to the current assets or the current liabilities. So I'll start with the first one. Firstly हम यहाँ पर निकालेंगे. One thing children, a little mistake was made by me. This is not transfer to reserve. ये reserves का transfer नहीं था, ये हमारा था security premium reserve as per the second adjustment की हमने shares को issue किया था premium पर. तो security premium reserve जर्नल रिजर्व का ट्रांसफर नहीं था, मुझे लगा ये जर्नल रिजर्व है, सो आई हैड रिटन हियर ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व. सो प्लीज कट दिस इज नॉट द जर्नल रिजर्व, दिस इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. सो दिस विल बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटी. वंस वी हैड रिकॉर्डेड हेयर, सेकेंड इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करेंगे. सो हेयर वी विल गेट नाउ
net operating profit before working capital, it is 55,000. Now in the working capital you will record the increase or decrease in the current assets or the current liabilities. So please check out the first notes. We have other current liabilities. अदर करंट लाइबिलिटीज़ में है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आपको याद होगा एसेट्स में रिवर्स होता है, लाइबिलिटीज़ में पॉजिटिव चलता है. तो यहाँ पर आपकी करंट लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 25 से 35 हो गए. सो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस 10,000 रुपीज़. नेक्स्ट आपकी करंट इन्वेस्टमेंट है. करंट इन्वेस्टमेंट में मार्केटेबल सिक्योरिटी आती है. जब हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बोला था कि कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ करंट एसेट्स में कैश फ्लो में कंसीडर नहीं होंगी. सो लीव इट. नेक्स्ट वी हैव अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंस है 10 से 8 हो गए. सो डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस 2000 से आपका ऐड हो जाएगा. नाउ एज पर द बैलेंस शीट यहाँ पर देखिए लाइबिलिटीज़ में आपके पास ट्रेड पेबल्स हैं 75 से 90 हो गए. तो इंक्रीज इन पेबल्स 15,000 से प्लस. अदर करंट लाइबिलिटीज़ हम पहले ही कर चुके हैं. अब करंट एसेट्स पर आइए. करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट को छोड़ दीजिए. नेक्स्ट वी हैव इन्वेंट्री 50 से 90 हो गई. तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री नेगेटिव फॉर अस 40,000 का माइनस. नेक्स्ट वी हैव ट्रेड रिसीवेबल 50 से 120 हो गए. तो इंक्रीज इन रिसीवेबल ये भी क्या है आपका नेगेटिव है 70 से माइनस. नेक्स्ट वी हैव कैश एंड बैंक, इसको छोड़ दीजिए. अदर करंट एसेट्स हम ले चुके हैं. सो दिस इज़ अबाउट द ऑपरेटिंग एक्टिविटी. यहाँ से हम इसका लास्ट में सारी कैलकुलेशन करेंगे. तो 28,000 का नेगेटिव है. सो दिस इज़ कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सेकेंड एक्टिविटी हम बनाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है आपकी फिक्स्ड एसेट की सेल और परचेज. ओनली द सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स. नाउ एज यू कैन सी फिक्स एसेट्स में आपकी टेंजिबल एसेट्स हैं 170 और 90. तो 90 से आपकी 170 हो गई. इट मीन्स हमने क्या किया, परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स. हमने टेंजिबल एसेट्स को परचेज किया 80,000 रुपीज़ से. कैश का होगा आपका आउटफ्लो. नेक्स्ट वी हैव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 40 से 65 हो गई. सो दिस इज़ ऑल्सो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,000 का होगा आउटफ्लो. तो ये आपका अगेन नेगेटिव में है 1,05,000. दिस इज़ कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. अब इसके बाद हम थर्ड बनाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी. कि एक के बाद एक तीनों एक्टिविटी इसी तरह से बनेगी. अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपके आते हैं शेयर्स और डिवेंचर्स. सो फर्स्टली स्टार्ट विद द शेयर कैपिटल 2 लाख से 3 लाख हो गई. प्लस हमने 6% के प्रीमियम पर शेयर्स को इशू किया था. सो इशू ऑफ शेयर्स 1 लाख के शेयर्स हमने इशू किए. 2 लाख से 3 लाख हुए हैं 6% के प्रीमियम पर. इट मीन्स शेयर इशू करने से हमारे पास इनफ्लो हुआ कैश का 1,06,000. नेक्स्ट वी हैव लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 50 से 95 हो गई. तो दिस इज़ ऑल्सो इशू ऑफ डिवेंचर्स 50 से 95 हुए हैं. तो 45,000 का इनफ्लो. अब एडजस्टमेंट में हमारे पास था इंटरेस्ट पेड ऑफ ₹9,000. इंटरेस्ट पेड मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में किया था ऐड. अब एक्चुअली वो यहाँ पर लेस करना था बिकॉज दिस इज़ द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो इन द लास्ट वी हैव 1,42,000. ये है प्लस में कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. अब तीनों एक्टिविटी बना ली आपने. अब आपको लास्ट में क्या करना है, यू हैव टू टोटल फर्स्ट एक्टिविटी प्लस सेकंड प्लस थर्ड. फर्स्ट हमारी नेगेटिव में है 28,000. सेकंड भी आपकी नेगेटिव में है 15. थर्ड आपकी पॉजिटिव है 142. तो अल्टीमेटली बैलेंस बचा आपके पास 9,000 रुपीज़ का. अब आपको इसमें क्या करना है, ऐड करना है इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़. अब चेकआउट कीजिए आपके पास क्या क्या है. मैक्सिमम ये 3 चीज़ें होंगी, कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी. और मिनिमम इनमें से एक भी हो सकता है ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस मीन्स 2017 का बैलेंस. सो दिस इज़ 2017. 2017 में करंट इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है मेरे पास 10,000 की और कैश और बैंक बैलेंस है 35 का.
तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा आपका 45। इस 9000 में 45 आप प्लस करेंगे तो बैलेंस टोटल इज 54। ये बैलेंस आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज के इक्वल होना चाहिए। इफ इट इज इक्वल इट मीन्स योर क्वेश्चन इज करेक्ट। सो प्लीज चेक आउट। आपके पास क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट है 15 की और आपके पास बैंक बैलेंस है 39 का। सो 15 + 39 इज इक्वल टू 54। इट मीन्स आवर कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली करेक्ट। ये एक तरीका है चेक करने का कि आपने तीनों एक्टिविटीज़ को सही बनाया है या नहीं बनाया। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड सॉर्ट आउट द क्वेश्चंस।